नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज हम बात करने जा रहे हैं पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ की। यह एनएफओ है उनके नए स्मॉल कैप फंड का और इस बारे में बात करेंगे खुद उनके सीईओ अजित मेनन, जो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मुंबई से। अजित, स्वागत है आपका। अब नमस्कार। सबसे पहले आपके इस फंड के बारे में समझना चाहेंगे और इस समय खासकर यह फंड क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। में मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एंजाइटी हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर इसको दो तरीके से देखा जाए। एक कि स्मॉल कैप की कैटेगरी जो है वो लार्ज और मिड कैप, हमें ये पता है कि टॉप के 250 स्टॉक्स को माना जाता है, और उसके आगे करीब करीब 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं जिसको हम स्मॉल कैप मानते हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी की वैल्यूएशन जो है आज मिड और लार्ज कैप से, अगर एक साल के कैटेगरी में देखा जाए या 2 साल के भी कैटेगरी में देखा जाए तो ओवर वैल्यूड कह सकते हैं हम उसको। हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जब तक स्मॉल कैप्स 3 या 5 साल के कैटेगरीज में उस वैल्यूएशन को निफ्टी से ज़्यादा नहीं दिखाई दे तो अपॉर्चुनिटी अब भी है इस कैटेगरी में। ये एक पॉइंट है। दूसरी बात ये कि जब हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहे हैं स्मॉल कैप की, आप म्यूचुअल फंड की किसी भी अगर पोर्टफोलियो को देखें, अगर 40 से 50 स्टॉक हम बनाना चाहते हैं पोर्टफोलियो में 4000 से अधिक स्टॉक्स में से, तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बिल्कुल एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को है, जो हम परख के देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और ये कैटेगरी ऐसी है राजीव जी जहाँ पे एक तो रिसर्च बहुत कम होती है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी, और अंडर ओन्ड भी रहा है ये कैटेगरी और है। तो हमारे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर जिस तरीके से इस कैटेगरी के जो स्टॉक्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, वो पिछले 2 या 3 साल में अपने बैलेंस शीट्स को रिपेयर करने में या अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को इम्प्रूव करने में जो लगा हुआ है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसी रीज़न के लिए हम ये मानते हैं कि हम इस मुकाम पर भी वी कैन स्टार्ट एन एनएफओ ऑन स्मॉल कैप। जी, लेकिन कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अभी अगर आप जनवरी से ही अभी तक देखें तो जी, लार्ज कैप कम चले हैं, मतलब सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले अगर आप मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखें उनसे ज़्यादा है, और स्मॉल कैप का उनसे भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा चले हैं स्मॉल कैप, तो बाज़ार में जो चल रहा है उस चलती गाड़ी पर सवार होने की कोशिश तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव जी। और एक म्यूचुअल फंड के तौर पे अगर हम एडवाइस करें निवेशकों को, तो ये बात तो है ही कि हम इन्वेस्टमेंट्स स्मॉल कैप के कैटेगरी में 5 साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम मान करके चलते हैं। तो ये बहुत ही एक शॉर्ट टर्म कोई भी व्यू लेना किसी को भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो व्यू लेना। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि इकोनॉमी में हो, ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, कुछ क्लैरिटी कोविड को लेकर के, सेकेंड वेव के बाद जो डॉक्टर्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उनको प्रिपेयर्डनेस है, उसको लेकर के, वैक्सीनेशंस को लेकर के ग्लोबली और डोमेस्टिकली अगर देखा जाए, तो अगर वो प्रोग्रेस सही चल रही है जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एंटर कर सकते हैं अगर हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 5 साल से अधिक हो। जी, तो अभी आप ये नहीं मानते कि स्मॉल कैप सेगमेंट जो है वो ओवर हीटेड है, वहाँ पर आपको अवसर दिख रहे हैं? कुल मिलाकर के अभी इस स्मॉल कैप यूनिवर्स का मार्केट आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? राजीव जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स, कैटेगरीज हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन लार्ज और मिड कैप में नहीं होता जा करके। अगर हम उन सेक्टर्स जो उभर कर आ रहे हैं हमारे सामने, अगर आप पेपर देखें, शुगर देखें, केमिकल्स देखें, टेक्सटाइल्स देखें, और कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो
बड़े इंडेक्सेस में रिप्रेजेंटेशन उनका कम है। तो एक इन्वेस्टर या एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक डिवर्सिफिकेशन स्मॉल कैप में बिल्कुल मिलता है, और जब टाइम फ्रेम सही हो तो कोई भी टाइम आप इस कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं थ्रू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव। जी, अब जनवरी में आपसे बात हुई थी जब आप अपना बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एनएफओ लेकर के आए थे, और उस समय भी आपने ये माना था कि बाज़ार जो है वो अपने ऐतिहासिक मूल्यांकन के औसत स्तरों से, एवरेज से ऊपर ही चल रहा है, और इसीलिए उस समय आपने ये बताया था कि बीएएफ की शुरुआत तो हम 30% इक्विटी के साथ ही करेंगे। यानी उस समय आप मार्केट को बिल्कुल मतलब जो वैल्यूएशन के हिसाब से ऊपरी छोर पे मान रहे थे, और उसके बाद से स्थिति अभी मतलब वैल्यूएशन को लेकर के और ज़्यादा बाज़ार गर्म ही हुआ है, ठंडा नहीं हुआ है। तो वैसे में इस समय आपका ओवरऑल मार्केट आउटलुक क्या है? मतलब इस समय आप मार्केट में रिस्क देख रहे हैं या अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं? तो प्रोडक्ट्स को अगर देखा जाए राजीव जी, एक मैन्युफैक्चरर, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नज़रिए से देखा अगर जाए तो हम ये मानते हैं कि हमारे निवेशकों के लिए हम हर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट या सोल्यूशन ऑफर करें। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उन निवेशकों के लिए है जो जिनकी एंग्जाइटी उनके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के या उनके एक्सपोजर, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर जो है लार्ज मिड और स्मॉल कैप के एक्सपोजर को लेकर के उस मुकाम पर है जहां पर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स वो कुछ सेफ या कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। स्मॉल कैप को लेकर के और आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वैल्यूएशंस उस जनवरी से तो लेकर के तो आगे ही निकला हुआ है। स्मॉल कैप को लेकर के हम वो प्रोडक्ट सोल्यूशन इसलिए ला रहे हैं कि इन्वेस्टर्स, जो नए इन्वेस्टर्स अपने एसेट एलोकेशन बना रहे हैं जहां पर उनको स्मॉल कैप का कुछ एक्सपोजर लेना हो, तो कैटेगरी में अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि मैंने कहा अंडर ओन्ड हैं, अंडर रिसर्च्ड हैं, उनके बैलेंस शीट्स, उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इम्प्रूव्ड हैं काफ़ी, और काफ़ी ऐसे कैटेगरीज और सेक्टर्स हैं जो बड़े इंडाइसेस में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर के हम मानते हैं कि देयर विल बी इन्वेस्टर्स, निवेशक होंगे जो वेदर थ्रू लमसम या एसआईपी के तौर पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, तो इस फंड की, अपने नए स्मॉल कैप फंड की कुछ मोटी मोटी बातें बताइए। मतलब ये किस तरह से निवेश करेगा, क्या इसमें रणनीति रहेगी, इसके बेसिक्स क्या हैं? जैसे मोटे तौर पे अभी ये 9 जुलाई से खुला है और 23 जुलाई तक खुला रहेगा। आगे इस फंड की डिटेल्स क्या हैं और इसकी रणनीति क्या है? जो फंड है पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड का फंड मैनेजर रहेगा अनिरुद्ध नाहा, जो कि आज हमारे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड और पीजीएम इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर है। और यहाँ पर अनिरुद्ध का ये मानना है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैल्यूएशंस की को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, अगर हमें 4000 से अधिक जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसको लेकर के हम 40 से 50 स्टॉक की पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, और हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर जो रिस्पॉन्स हैं वो हद से ज़्यादा भी अगर हुआ इस एनएफओ के दौरान, तो हम शायद एक सॉफ्ट क्लोज, एक 500 करोड़ के नंबर के आसपास में सॉफ्ट क्लोज भी हम करने की बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, और हम फिर उस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने में बिल्कुल टाइम ले सकते हैं। आप जैसे जानते हैं सेबी की जो डेफिनेशन है स्मॉल कैप फंड के लिए, उसमें मिनिमम 65% स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर लेना ज़रूरी है। तो ये बात एक अलग है कि 35% हम लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स भी ले सकते हैं, जैसे हम आगे चल करके जैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं हम जो सोच रहे हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है जो अहमियत रखती है कि हम इसको बिल्कुल बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, जहाँ पर कोई टॉप डाउन मैक्रो तो हमारी टीम जो है बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन स्मॉल कैप जैसे पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट बिल्कुल बॉटम अप होगा, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है स्टॉक्स को चुनने का, जो हमारा हर एक फंड के लिए कॉमन है, जिसमें पहला जो फैक्टर है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो।
तो कंपनी की देखिए टॉप लाइन कुछ भी हो सकती है, वो कहते हैं हम कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, बट कैश फ्लो इज रियलिटी। तो हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को हम पहला एक फैक्टर ऐसा मानते हैं जो इम्पोर्टेंट है कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, और हम मानते हैं कि उनका जो भी फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसमें 70% ऑफ द टाइम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो पॉजिटिव रहनी चाहिए। उसका ये एक इम्पोर्टेंस है कि बिजनेस साइकिल्स में बॉटम ऑफ द साइकिल में भी जिस कंपनीज में ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर पॉजिटिव हो तो वो बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, वो अच्छी रहती है। उसके बाद डेट एक्विटी रेशियो लेवरेज नहीं होना कंपनीज में, या एक डेट एक्विटी रेशियो 3 के नीचे रहना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ऑफ कोर्स आरओई, गवर्नेंस, ये सब तो कॉमन फैक्टर्स होते ही हैं। इस यूनिक प्रोसेस को अगर हम नज़र में रखें तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन, जो मल्टीपल जो सेक्टर्स मैंने बात की, कुछ नए नए सेक्टर्स जो उभर के आ रहे हैं, वहाँ पर हमें स्टॉक्स मिलेगी, एंड दैट इज़ द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। जी, तो अभी इस फंड का जो पोर्टफोलियो बनेगा उसकी रचना, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा? उसमें आप किन सेक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो देंगे, किन का वेटेज ज़्यादा रहेगा, और कहाँ पर अभी आप कहेंगे कि नहीं वहाँ से हमें थोड़ा दूर रहना है, अंडरवेट रहना है? सेक्टर्स हमने तय नहीं किए हैं राजीव जी। जैसे कि मैंने कहा, इस फंड में हम टॉप डाउन या एक सेक्टोरल अप्रोच से नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे पोर्टफोलियो। हम बिल्कुल बॉटम अप रिसर्च को लेकर के ही हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट टीम है, हमने हाल ही में स्मॉल कैप फंड लॉन्च करने के पहले हमने एनालिस्ट्स को भी हायर किए हैं, तो द टीम इज़ अ मच लार्जर टीम टुडे। तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं रिसर्च करने की, आज अगर देखा जाए तो हमारा 530 से अधिक स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में हैं, जिसमें से हम सारी पोर्टफोलियोज अगर पीजीएम इंडिया के को अगर हम देखें तो 140 या 150 स्टॉक्स हैं इस 530 यूनिवर्स में से। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने रिसर्च कर रखी है जहाँ से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्कुल बॉटम अप। और उसमें जैसे कि मैंने कहा, हमें जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है वो उन सेक्टर्स में जो लार्जर इंडाइसेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जैसे कि केमिकल्स, जैसे पेपर या शुगर और रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। जी, तो मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े इंडिसेस में जो हिस्सा नहीं बन पाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उनमें आप बॉटम अप तरीके से, यानी एक शेयर को देखें, उसमें अगर पसंद आ रहा है तो उसको ख़रीदें। ये नहीं कि सेक्टर पसंद है इसलिए अपने आप कोई शेयर उसमें आ जाएगा, वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखेंगे। जी, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा होगा आपका पोर्टफोलियो शुरू करने से पहले, फंड शुरू करने से पहले, कि ये क्षेत्र जो हैं इनकी हिस्सेदारी अपने आप ही, जो आपका नज़रिया है, जिस तरीके से आपने शेयर चुनने के जो पैमाने बताए हैं, फिल्टर्स बताए हैं, उनके हिसाब से ये सेक्टर्स अपने आप थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सेदारी रखेंगे आपके इस फंड में? मैं एक कंफर्म तरीके से ये तो नहीं बता सकता कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम ज़्यादा वेटेज देंगे या कम वेटेज देंगे। बड़े इंडाइसेस को लेकर के अगर देखें तो डिफेंसिव जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टॉक्स हुए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फार्मा, ये जितने डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो कम मिलेंगे ऐसे एक पोर्टफोलियो में। और कुछ सेक्टर्स जैसे कि केमिकल्स हैं या टेक्सटाइल्स हैं या छोटी जो आईटी कंपनीज भी हैं, कुछ ऐसे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के जो कंपनीज हैं, वहाँ पर भी हमारा जो है ऑब्जर्वेशन रहेगा कि हम वहाँ से कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिकअप करें। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, अनिरुद्ध का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मूवमेंट जो मार्केट में है आज के तारीख, तो वो बहुत स्विफ्ट है। तो हम जैसे सोचते हैं कि हम ये सेक्टर या स्टॉक को पसंद करते हैं, तो अगले 2-4 दिन में हम देखते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी कि 10% कोई स्टॉक आगे निकल गया हो। तो
एक कंस्ट्रक्शन के लिए सेबी के रूल के हिसाब से जो एसेट एलोकेशन 65% या 65% जो मिनिमम होनी चाहिए वो पहले 30 दिन के अंदर अंदर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। बाकी बैलेंस जो 35% है वो हम लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स ले सकते हैं, और धीरे धीरे से जो स्मॉल कैप का जो प्रोपोर्शन जो बढ़ाना है हमें, वो हम वैल्यूएशंस को देख करके, अपॉर्चुनिटीज को देख करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। जी, यहाँ पे एक बात मतलब चूँकि स्मॉल कैप फंड में वही व्यक्ति पैसा लगाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक हिस्सा सुनिश्चित करना है। मतलब मान लीजिए मैं अपने पोर्टफोलियो में 10% स्मॉल कैप रखना चाहता हूँ, तो मैंने मान लीजिए आपका फ़ंड ले लिया, और उस फंड में अगर आप 65% स्मॉल कैप रख रहे हैं, बाकी आपका लार्ज कैप और मिड कैप है, तो मेरे दिमाग में जो एसेट एलोकेशन का एक गणित है और आपके फंड के अंदर जो एलोकेशन है उसके बीच में अंतर होने की वजह से शायद कहीं एक मिसमैच पैदा हो जाता है। तो क्या आखिरकार आप इस 65 को 80-90 की तरफ ले जाएंगे, या ये काफ़ी समय तक 65 की तरफ रहेगा? नहीं, हम बिल्कुल 65% को 85-90 की तरफ ले जाएंगे, या एटलीस्ट 80% तक तो ले जाएंगे। लेकिन ये फंड मैनेजर का डिसीजन रहेगा, फंड मैनेजमेंट टीम का डिसीजन रहेगा कि उसकी टाइमिंग कैसी रहेगी और कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हम ये कह रहे हैं कि एक निवेशक को एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में अगले 4-5 साल के ऊपर एक टाइम फ्रेम लेकर के चलना है, तो ये हो भी सकता है, और हमें लगता है कि हो सकता है कि आप 10-15 या 20% करेक्शन भी देखें, और आप एट द एंड ऑफ जो 5 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी एक ग्रोथ भी दिखनी चाहिए। तो इट इज़ अ वॉलेटाइल सेगमेंट, इट इज़ अ रिस्की सेगमेंट। तो निवेशकों को यही देखना है कि ओवरऑल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन स्मॉल कैप के लिए क्या रहेगा। हमारे फंड में शुरुआत में 65% मिनिमम तो रहेगा ही, और ये हम धीरे धीरे से बढ़ाएंगे। जी, जब आप बार बार 4-5 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप निवेशकों को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं कि पिछले 6 महीने में जैसे स्मॉल कैप बढ़ गए हैं, वो मत सोच के चलिए कि आप इस फंड में पैसा लगाएंगे और 6 महीने में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य है कि हम चेतावनी दें इन्वेस्टर्स को कि ये स्मॉल कैप का सेगमेंट है, इसमें रिस्क है। रिटर्न चाहते हैं इन्वेस्टर्स, तो रिटर्न के साथ साथ जो अदर साइड ऑफ द कॉइन जैसे हम कहते हैं इज रिस्क, तो वो रिस्क को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। और हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर इन्वेस्टर्स अपने एडवाइज़र के साथ, अगर कोई ट्रस्टेड एडवाइज़र हो उनका, अगर वो सलाह ले, तो वो एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट पे एक चीज़ ये भी है कि हम कहते हैं कि मार्केट में सेवर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं और स्पेक्युलेटर्स होते हैं। तो हमें ये पहले प्रश्न का ये आंसर करना होगा जब एक इन्वेस्टर को कि मैं इन्वेस्टर हूँ या स्पेक्युलेटर हूँ, कि क्या मैं 3-6 महीने में मैं पैसा कमाने की मतलब मैं एम्बिशन रख रहा हूँ, कि मैं कुछ गोल्स के लिए जो है और आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हो सकती है, उसके लिए स्मॉल मिड कैप सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ अगर डिवर्सिफाई करने के लिए मिले, तो कुछ ऐसे फंड्स को मैं चुनूं अपने पोर्टफोलियो में जिससे मुझे फ़ायदा हो। अच्छा, आज की तारीख में एक निवेशक अगर सोचे कि भाई आपके इस फंड में क्या लमसम पैसा लगाया जाए या एसआईपी के रास्ते से ही जाना बेहतर है, जो इस समय की बाज़ार की वैल्यूएशन है, मार्केट में जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, मैं ही आपसे पूछूं, मान लीजिए कि मैं 2-3 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, तो क्या मुझे इकट्ठे लगा देना चाहिए या एसआईपी के रास्ते से लगाना चाहिए इस फंड के बारे में? मैं ये मानता हूँ राजीव जी कि अगर आपका जो टाइम फ्रेम, जैसे कि हम बार बार से कह रहे हैं कि अगर 4 या 5 साल से अगर ज़्यादा है, तो आप लमसम लगा सकते हैं इस फंड में। एसआईपी एक ऐसा फैसिलिटी है, एक डिसिप्लिन है, जो रेगुलर इनकम में जो सरप्लसेस धीरे धीरे से जब बढ़ रहा हो और उसमें से हम हमारा इन्वेस्टमेंट्स अगर कर रहे हैं, तो दैट इज़ बेटर रूट टू टेक। अगर आपका टोटल स्मॉल कैप का एलोकेशन में आप ये मानते हैं कि आपको और एलोकेशन लेना चाहिए, तो आप एसआईपी के रूट से आ सकते हैं। लेकिन आज अगर लमसम हो आपके पास और आपका टाइम फ्रेम 4-5 साल से ज़्यादा हो आपके गोल्स के लिए, तो आप बिल्कुल लमसम लगा सकते हैं।
नहीं, एक समय होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे 2 साल पहले पूछता कि स्मॉल कैप में क्या अभी लमसम लगाना ठीक है, तो आप शायद कहते कि हाँ, बिल्कुल इस समय लगा सकते हैं। और जी। आज की तारीख में मार्केट को बढ़ा हुआ देख कर के शायद आप कहेंगे कि नहीं, लमसम के बदले भी एसआईपी के रास्ते से ही आओ, धीरे-धीरे आओ, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। इस समय बिल्कुल। मार्केट को देखते हुए क्या अप्रोच रहेगा आपका? मार्केट को देख करके जैसे मैंने कहा, अनिरुद्ध का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स की रिस्पांस अगर इस फंड में है, तो एक 500 करोड़ के आसपास में हम इसको सॉफ्ट क्लोज भी कर सकते हैं, ताकि हम पोर्टफोलियो को जो हम 65 से आगे स्मॉल कैप की पूरी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो हम बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 3-6 महीने के अंदर। तो उसको भी अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बिल्कुल एसआईपी अडॉप्ट करें इस फंड में। और अगर बड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं जिनके सरप्लसेस हैं, तो वो वैल्यूएशन को भी अगर हम मान के चले, मैंने कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे फंड टीम का ये है कि अगर आप 1 या 2 साल के कंपैरिजन में वैल्यूएशन स्मॉल कैप का 3-5 साल का अगर आप कंपैरिजन करें तो अब भी कम है वैल्यूएशन, तो अपॉर्चुनिटी तो है। एंड दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, वो बड़े जो निवेशक हैं, वो लमसम में बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी कुल मिलाकर के एक निवेशक के पोर्टफोलियो में आपके इस फंड की और कुल मिलाकर के स्मॉल कैप यूनिवर्स की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, एलोकेशन कितना रखना चाहिए स्मॉल कैप का? हर निवेशक का जो रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन है, गोल्स हैं, वो अलग हो सकती है। तो अपने एडवाइज़र को बिल्कुल मतलब आप कनेक्ट करें कि क्या होना चाहिए एक एलोकेशन स्मॉल कैप का। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो पोर्टफोलियो है, आज मैं 50 का हूँ और शायद 10-15 साल और वर्क लाइफ तो है ही बिफोर मैं और कुछ करूँ। और मेरे पोर्टफोलियो में आज की तारीख में क्लोज टू 30% स्मॉल कैप एक्सपोजर है, और वो मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ये कॉन्फिडेंस है कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ने जो है फैक्टर्स को ले करके ही अच्छे क्वालिटी के कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में लिया। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला, अपने इस फंड के बारे में भी जानकारी दी और निवेश के बारे में भी, निवेशकों के लिए क्या अच्छा रहता है उस बारे में भी मोटी मोटी बारीकियाँ जो हैं वो आपने समझाई।